नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में मैं दीपा वाजपेयी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी कथा साहित्य में हमारे दूसरे कहानीकार जयशंकर प्रसाद के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को काशी के प्रसिद्ध सुगमी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था और इनका परिवार अपनी धनाढ्य दान प्रियता के कारण प्रसिद्ध था, परंतु अल्पकाल में ही इनके और माता और पिता दोनों ही दिवंगत हो गए और इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में रोक करके स्वाध्याय से ही स्वतः इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत तथा उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी कथा साहित्य में यदि हम देखें तो 1911 से हम प्रसाद का आगमन देख सकते हैं और इनके आगमन के साथ ही हिंदी कहानी में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। हिंदी कहानी के दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से एक मुंशी प्रेमचंद जी तथा दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रसाद को माना जाता है। 1911 में इनकी पहली कहानी ग्राम इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यदि इनकी कहानियों में हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई पड़ती है काल्पनिक तथा ऐतिहासिक वातावरण के समन्वय की। इनकी कहानियां अधिकांशतः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रची हुई थी तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी इन्होंने भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष को पाठक वर्ग के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। चूंकि ये कवि थे इसलिए इनकी कहानियों में भी भावमयता पूरी प्रतिभा के साथ दिखाई देती है। इनकी कहानियां भाव प्रधान कहानियां मानी जाती हैं। अलंकारिक शैली और कवियों की सी सुंदर भाषा शैली का दर्शन इनकी कहानियों में हमें आनंद प्राप्त होता है। इनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष का चरित्रांकन संपूर्ण दृढ़ता के साथ किया गया है। इतिहास का वह पक्ष जो कि भारतीय नवयुवकों को चेतना दे सकता है उसको पूरी शक्ति के साथ सामने लाने का कार्य किया है प्रसाद जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से। इनकी कहानियां चरित्र के उज्जवल पक्ष को सामने लाने का काम करती हैं। वो मानव में दिव्य गुणों को देखने के पक्षधर थे। इनकी कहानियों में कौतूहल की प्रधानता देखने को मिलती है। चरित्र के उज्जवल पक्ष का सुंदर उद्घाटन देखने को मिलता है तथा मानव मन का अंतर्द्वंद इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता बन करके उभरता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनकी कहानी पुरस्कार, जिसमें बालिका मधुलिका सिंघमित्र की कन्या है, राजा द्वारा उसके पिता के योगदान को विस्मृत कर दिया जाता है। वो अकेले अपना जीवन यापन कर रही है और उसके जीवन में प्रेम का प्रवेश होता है विरोधी राजकुल के राजकुमार के रूप में। वो उसके की सेवा करती है, उसको स्वस्थ करती है, वो ठीक हो जाता है और योजना बनाता है मधुलिका तथा स्वयं दोनों का मिलकर के प्रतिशोध लेने के लिए राजा से। परंतु जब वो समय आता है तब मधुलिका का मन अंतर्द्वंद कर उठता है। उसके मन में व्यक्तिगत प्रेम तथा राष्ट्र प्रेम दोनों ही पक्ष पूर्ण दृढ़ता के सामने साथ खड़े हो जाते हैं और आखिर में वो चयन करती है राष्ट्र प्रेम का, अपने व्यक्तिगत प्रेम का उत्सर्ग कर देती है अपने राज्य के हित पर। वह राजा को जाकर स्वयं सूचना देती है अपने प्रेमी के विषय में। वो पकड़ा जाता है, उसको मृत्युदंड दिया जाता है। राजा पुरस्कार स्वरूप मधुलिका से पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए।
तो अपने व्यक्तिगत प्रेम का मान रखते हुए मधुलिका उत्तर देती है कि मुझे भी इसके साथ प्राणदंड मिले। अर्थात वह प्रेम में धोखा नहीं करती, परंतु उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम का पक्ष व्यक्तिगत प्रेम के ऊपर आकर के सामने आता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि उज्जवल पक्ष चरित्र का, मानव मन का अंतर्द्वंद, यही अंतर्द्वंद हम आकाशदीप की चंपा के अंदर भी देखते हैं। तो मानव मन के अंतर्द्वंद को इनकी कहानियों में विशिष्टता के साथ उभारा गया है। जयशंकर प्रसाद एक कवि थे और काव्यात्मक शैली इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। इनकी कहानियों को पढ़ने में शुद्ध परिमार्जित संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली तथा बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्य विन्यास आदि हमें कविता का सा आनंद प्रदान करते हैं। इनकी कहानियों के भावमयता के कारण हम इनकी कहानियों में कविता का आनंद सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में हम देखें अभी छाया, ममता, पुरस्कार, मधुआ, सालवती, गुंडा, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी तथा शरणागत आदि उल्लेखनीय है। यदि इनकी विषय वस्तु पर ध्यान दें तो इन्होंने ऐतिहासिक, यथार्थवादी, मधुआ कहानी यथार्थवादी कहानियों की श्रेणी में आती, प्रेम मूलक, प्रकाश, पुरस्कार, आकाशदीप आदि, भावात्मक, ममता, प्रतीकात्मक तथा आदर्शवादी सभी प्रकार के विषयों पर कहानियां रची हैं। प्रेमचंद के बाद दूसरे विशिष्ट कहानीकार यदि किसी को माना जाता है तो वो प्रसाद जी को ही माना जाता है कि इन्होंने अपनी अमिट छाप कहानी के क्षेत्र में छोड़ी। इस साहित्य क्षेत्र में प्रसाद जी का व्यक्तित्व युगों युगों तक एक महत्वपूर्ण, एक विशिष्ट कथाकार के रूप में सामने आता रहेगा। इनकी ऐतिहासिक कहानियां जिसमें कि कल्पना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है और जिनका अंत प्रसादांत अंत की श्रेणी में आता है। हम जानते हैं कि इनके साहित्य में इनकी कहानियां, इनके उपन्यास और जो भी इनके महाकाव्य या काव्य हैं, सबका अंत प्रसादांत माना जाता है। इनके नाटक भी इसी श्रेणी में आते हैं। प्रसादांत का अर्थ कि वो समस्याओं को सामने लाते हैं, यथार्थ के साथ प्रस्तुत करते हैं, विशद चित्रांकन करते हैं, परंतु साथ ही साथ अंत में उस समस्या का उचित समाधान भी प्रस्तुत करते जाते हैं। तो यही विशिष्टता इनकी कहानियों का अंत प्रसादांत अंत की श्रेणी में लेकर आता है। अब इनकी जो ऐतिहासिक कहानियां हैं, इसमें इन्होंने तत्कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश को संपूर्ण तल्लीनता के साथ प्रस्तुत करने का काम किया है। हम देखें गुंडा कहानी में तत्कालीन काशी का चित्रण कि वो काशी अब पंडितों और पुरोहितों वाली काशी नहीं रह गई थी, तथा ननकू सिंह जो कि एक धनी जमींदार का बेटा है, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होता है और जनता और शासन उसको गुंडा की श्रेणी में लेकर के आते हैं। तत्कालीन रेजिडेंसों का, चाटुकारी, कुबड़े, मौलवी आदि का जो चित्रण है वो संपूर्ण परिवेश को पूर्णता के साथ प्रस्तुत करने का कार्य करता है। तो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश जो है वो इनकी कहानियों में संपूर्णता के साथ चित्रित हुए हैं। इनकी भाषा भावमय, संस्कृतनिष्ठ व अलंकारिकता से परिपूर्ण है। प्रेम का आदर्श व अलौकिक स्वरूप इनकी कहानियों में, अधिकांश कहानियों में सामने आता है। ये इनकी कहानियों की एक प्रमुख विशेषता है कि प्रेम का इन्होंने उज्जवल चरित्र प्रस्तुत किया है कि प्रेम है मगर व्यक्तिगत लालसा पूर्ति के लिए नहीं, प्रेम है उसका उज्जवल चरित्र, प्रेम है जिसका सिर्फ स्वार्थपरता के साथ संबंध नहीं है, वो प्रेम विशाल है। ननकू सिंह का प्रेम हम देखते हैं
जो राजमाता पन्ना के संपूर्ण परिवार को सुरक्षित बाहर भेज देता है और स्वयं अपना एक एक अंग कटवा करके गिरवा देता है, स्वयं उत्सर्ग कर देता है प्रेम के नाम पर स्वयं को। कितना उज्जवल और अलौकिक प्रेम है। इसी तरह पुरस्कार की मधुलिका कि राष्ट्र प्रेम के लिए वो अपने प्रेमी को पकड़वाती है, लेकिन स्वयं भी मृत्युदंड मांगती है, मृत्यु का वर्ण करती है अपने प्रेमी के साथ। तो प्रेम का उज्जवल चरित्र जो है, उत्कृष्ट रूप इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता है। भारतीय और सभ्यता संस्कृति के प्रति रागात्मक लगाव इनकी कहानियों में स्पष्ट दिखाई देता है। जैसा हम जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद सजग साहित्यकार थे और वो क्रांति के समर्थक थे। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से भी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय नवयुवकों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने अपनी काव्यात्मक रचनाओं के द्वारा भी स्वतंत्रता का जयघोष किया था। इनकी कहानियां भी हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता के उत्तम रूप, उत्कृष्ट रूप के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, उसके प्रति हमारे मन में रुचि उत्पन्न करती हैं। हम अभिभूत हो जाते हैं अपनी संस्कृति के उस स्वर्णिम पक्ष को देखकर। तो ये प्रसाद की कहानियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब इनके प्रमुख कहानी संग्रहों पर दृष्टि डालें तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनकी मृत्यु को यदि हम देखें तो 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। मात्र 48 वर्ष का ही अल्पकाल इन्होंने जिया और इसी अल्पकाल में ये एक कवि के रूप में, एक नाटककार के रूप में तथा एक कथाकार के रूप में, तीनों ही रूपों में अनुपम ख्याति अर्जित कर चुके। इनकी कहानियां मानव को मानवीय गुणों के साथ अपने व्यक्तित्व को निखारने का संदेश देती हैं। इनकी कहानियां प्रेम के आदर्श स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। इनकी कहानियां हमें अपने कर्तव्यों की ओर सजग करती हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक परिवेश के प्रति संपूर्ण संवेदनशीलता दिखाई देती है। इनकी कहानियों में हमें अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का स्वर्णिम रूप दिखाई देता है और यही वो विशेषताएं हैं जिनके कारण इनकी कहानियां कहानी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होती हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा जयशंकर प्रसाद की कहानियों की विशेषताओं के बारे में। अब अगले वीडियो में मैं इनकी कहानी गुंडा के विषय में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।